हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SBS सॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया व उसके प्रकार। यानी हमारे आसपास बहुत सारी अपक्रियाएं होती रहती हैं, उनके प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे अपक्रिया। अपक्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ की संरचना, संगठन व गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसी क्रियाएं को अपक्रिया कहा जाता है। यानी जिनके द्वारा आपके पदार्थ की संरचना बदल जाए, संगठन बदल जाए, गुण बदल जाए। जैसे आपने लकड़ी को जला दिया तो बन गई राख, यानी लकड़ी से क्या बदल गई? राख। ठोस से क्या बदल गई? जो लकड़ी ठोस होती थी वो अब राख बन गई है। अपक्रिया। अब अपक्रियाओं के प्रकार। अपक्रियाओं के दो प्रकार होते हैं, नाभिकीय अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। नाभिकीय अपक्रिया, रासायनिक अपक्रियाएं। अब बात करते हैं नाभिकीय अपक्रियाओं की। नाभिकीय अपक्रियाएं क्या होती हैं? तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के नाभिक में परिवर्तन होता है, उन्हें नाभिकीय अपक्रियाएं कहा जाता है। यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनमें क्या हो, पदार्थ के नाभिक में ही चेंज हो जाए। कोई भी तत्व क्रिया करता है नहीं करता उससे मतलब नहीं करता है, उसके तत्व का जो है वो नाभिक में ही परिवर्तन हो जाए। दो प्रकार की नाभिकीय क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। विखंडन जैसे नाम से आपको लग रहा है कि इसके खंड खंड में टूटना, और संलयन मतलब जुड़ना। बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। क्या है ये? कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है और अपार ऊर्जा मुक्त करता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी जब हम करते हैं तो यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, साथ ही में 3 न्यूट्रॉन को मुक्त करता है और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे जब आपने यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन के बमबारी कर दी तो जो यूरेनियम है वो देखो, इसका ये 92U235 क्या मतलब है? 92 है परमाणु क्रमांक और 235 है परमाणु का भार। और परमाणु क्रमांक ही हमारा परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों आपस में बराबर होते हैं। यानी जिसका परमाणु भार 235 था वो तो छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया और 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए प्लस अपार मात्रा में ऊर्जा निकली। यह है नाभिकीय विखंडन। जो आप परमाणु बम बनाते हो, परमाणु बम वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर ही आधारित होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अपक्रिया व उसके प्रकार की। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री में बहुत ही वर्क करता है। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर हो, 12th हो या कोई कंपटीशन क्लास है, आपका बहुत ही हेल्प करता है। बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन क्या है? कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक बना ले और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त करें तो ऐसी अपक्रियाओं को नाभिकीय संलयन अपक्रिया या क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय परिवर्तन में, नाभिकीय अपक्रियाओं में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब देखेंगे इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है? जब ड्यूटेरियम के दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तो वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। जैसे ड्यूटेरियम 1s2 क्या होता है? ड्यूटेरियम। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? हीलियम का नाभिक और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई। यानी दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं तो वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया से हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। जो आप हाइड्रोजन बम आप सुनते हैं वो नाभिकीय संलयन की क्रिया से बनता है। आप लोग देखते होंगे कि सूरज से हमको बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से, तो वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य भरा पड़ा है और इसमें बार बार नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है, इसलिए सूर्य अपार ऊर्जा का स्रोत होता है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। रासायनिक अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वे अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या परमाणुओं के समूह में परिवर्तित हो जाता है
तो और नए अणु का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती हैं। यानी कोई भी अणु हो, कोई भी परमाणु हो या कोई भी परमाणु का समूह हो, जब उसमें परिवर्तन होकर कोई नया अणु, नया परमाणु या नया परमाणुओं का समूह बन जाता है तो वहां पर रासायनिक अपक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें तो आप सोडियम के टुकड़े को जल में डाल दें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आपने सोडियम को जल में डाल दिया तो NaOH बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की। नंबर 1, योगात्मक अपक्रिया। नाम से स्पष्ट है, योग यानी अलग अलग तत्व जुड़ जाएं। वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती हैं। यानी कम से कम 2 पदार्थ हों, 2 से अधिक हो, डजंट मैटर। पहला उदाहरण, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने कार्बन लिया, CO2 लिया, ऑक्सीजन, तो CO2 बन गया। दूसरा, कली चूना को जल में प्रवाहित करने पर बुझा चूना प्राप्त होता है। कली चूना होली दिवाली में आप लोग पुताई करने के लिए लेके आए हो तो क्या होता है वो कली चूना। चूने का एक पत्थर ऐसा होता है, आप लेते हो फिर उसको घर पे पानी में डाल देते हो तो क्या करते हो, उसमें से देखो बहुत सारी उष्मा निकलती है और फिर लिक्विड बन जाता है। यानी आपने कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को लेके आए, पानी में आपने डाल दिया तो पानी से वो क्रिया करके जो लिक्विड बनाता है आपका सफेद कलर का, जिसका आप दीवार पे पेंट करते हो, उसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइज, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं अब प्रतिस्थापन अपक्रिया की। प्रतिस्थापन से आपको नाम से स्पष्ट है कि प्रतिस्थापित कर दो, किसी चीज को हटा दो। वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह स्थान ले लेता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे ऐसे समझिए आप कि अगर आपका छोटा भाई चेयर पे बैठा है और आप पहुंच गए तो वो आपके लिए चेयर छोड़ देगा। आप चेयर पे बैठे हो, आपके पिताजी आ गए तो आप अपने पिताजी के लिए अपनी चेयर छोड़ देंगे। पिताजी बैठे हैं, बाबा जी आ गए तो पिताजी अपनी चेयर छोड़ देंगे। यानी इसी प्रकार से कि किसी यौगिक में यानी किसी चेयर मतलब यौगिक, किसी यौगिक में कोई तत्व उसमें बैठा है, कोई दूसरा तत्व आ जाता है और वो दूसरा तत्व उससे ज्यादा क्रियाशील होता है तो वो तत्व अपनी चेयर छोड़ देता है दूसरे तत्व के लिए। जैसे देखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर के विलयन से कॉपर प्रतिस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर लोहा आ जाता है। जैसे SO4 की क्या है, कुर्सी। SO4 की क्या है, कुर्सी। इस SO4 की कुर्सी पे कौन बैठा है, Cu। लेकिन आपने जब लोहा डाल दिया तो Cu कुर्सी छोड़ दिया, उस कुर्सी पर क्या बैठ गया, Fe। यानी Cu की जगह पे Fe आ गया और Cu प्रतिस्थापित हो गया। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। नंबर 2, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KOH से कराने पर एथिल ब्रोमाइड से Br प्रतिस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर OH आ जाता है। यानी एथिल ब्रोमाइड है आपका, ठीक है, C2H5Br। इसकी आपने क्रिया KOH से करा दी तो आपका देखो C2H5 चेयर है, Br बैठा है, आपने KOH से क्रिया कराई तो OH जो है वो Br की जगह पे आ जाएगा और KBr दोनों अलग अलग निकल जाएंगे। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड बना देता है। अब बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहा जाता है। जैसे अगर आपने एक बार लकड़ी जला दी और वो राख बन गई तो आप राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। यानी ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में पूरी हो सकती हैं, उन्हें वापस नहीं कर सकते, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करो तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आपने KClO3 को गर्म कर दिया तो आपका KCl अलग हो गया और O2 गैस अलग हो गई। ठीक है, आपने पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया तो KCl अलग हो गया और O2 गैस मुक्त हो गई। ठीक है,
नंबर 2, आपने बेरियम क्लोराइड लिया और बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कर दी तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो गया। जैसे BaCl2 में Na2SO4 मिला दिया तो देखो ये आपका NaCl जो है, जो आपका ये NaCl है वो एक साथ आ गया और जो आपका BaSO4 है वो एक साथ, यानी देखो Na2Cl2 है तो 2NaCl बन गया और BaSO4 एक साथ, यानी दूर दूर वाले एक पास, पास पास वाले एक साथ। इस प्रकार से आप अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बात करते हैं आगे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। यानी इधर से भी हो जाए वापस उधर से भी हो जाए। जैसे रक्त तप्त लोहे पर, देखो रक्त तप्त का क्या मतलब है कि आप लोहे को इतना गर्म करो कि वो खून की तरह लाल हो जाए। रक्त तप्त लोहे पर जब आप जलवाष्प प्रवाहित करते हो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, आपने लोहे पर जो जलवाष्प, आपने आयरन पर जल छोड़ दिया तो Fe3O4 बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। नंबर 2, हैबर विधि से अमोनिया गैस का निर्माण एक उत्क्रमणीय क्रिया है जिसमें नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से की जाती है। वैज्ञानिक थे हैबर, इन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया गैस बनाई थी और इस विधि का नाम ही है हैबर विधि। हैबर विधि से आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में क्रिया करते हैं। लोहे और एमओ की उपस्थिति में, Fe और एमओ की उपस्थिति में मॉलिब्डेनम एमओ और लोहे आयरन Fe की उपस्थिति में क्रिया करते हो तो अमोनिया गैस बन जाती है। इसी प्रकार आप अमोनिया को गर्म कर दो या किसी तरह से वियोजित कर दो तो आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय जो दोनों तरफ से हो सके और अनुत्क्रमणीय जो केवल एक तरफ से हो सके। अब आते हैं क्वेश्चंस उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। बात करते हैं उष्माक्षेपी की। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा मुक्त होती है ना, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा मुक्त होती है। उष्माशोषी क्या होगी, जिसमें उष्मा अवशोषित हो। ठीक है, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा मुक्त होती है उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण नंबर 1, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है तथा इस क्रिया में 94 किलो कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है। यानी आपने कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो आपकी CO2 गैस उत्पन्न हुई और 94 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त हुई, है ना। आप नॉर्मल कोयले को जलाइए तो आपको जो महक आती है वो CO2 गैस होती है और 94 किलो कैलोरी की उष्मा मुक्त होती है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। क्या है वो, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर जल प्राप्त होता है। आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों की क्रिया कर दी तो जल प्राप्त हुआ और 136.8 kg किलो कैलोरी की उष्मा मुक्त हो गई। उष्माक्षेपी में उष्मा मुक्त होती है, यानी यौगिक परस्पर क्रिया करते हैं तो उष्मा मुक्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी उष्माशोषी अपक्रिया। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है। देखो शोषित, शोषी का मतलब शोषण करना, यानी बाह्य वातावरण से उष्मा अवशोषित होती है, ग्रहण होती है, उष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर 45 किलो कैलोरी उष्मा अवशोषित होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब तक उष्मा निकल रही थी, अब उष्मा इतनी चाहिए, अगर इतनी उष्मा नहीं मिलेगी तो NO नहीं बनेगा। N2 + O2 + 45 किलो कैलोरी की उष्मा और बन गया आपका NO। सेकेंड, कार्बन के ऊपर, कार्बन कोयला, कोयले के ऊपर जलवाष्प प्रवाहित करने पर वाटर गैस का निर्माण होता है और लगभग 2000 कैलोरी उष्मा अवशोषित होती है। कार्बन लिया, H2O लिया और उसमें उष्मा 2000 किलो कैलोरी की मिली तो आपका CO + H2 बना। CO + H2O कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसके मिश्रण को ही वाटर गैस कहा जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दो आती हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार में, ऑक्सीकरण। क्या है वो, ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
ऑक्सीकरण किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकले या ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच electrons are given out. ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। यानी ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। यानी हम लोग जब छींकते हैं ना तो क्या करते हैं, आंख छींक, और हवा बहुत तेजी से बाहर जाती है। यानी हवा को अगर आप इलेक्ट्रॉन कह दें तो छींकते समय इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। सेम इसी प्रकार से ऑक्सी यानी आंख छींकते समय इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ओके, या ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। Cu में आपने O2 मिला दिया तो Cu वो हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया और दोनों को गर्म कर दिया, आपको CO2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार के रिएक्शंस को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन या तो मुक्त हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ओके, अब बात करते हैं अपचयन की। यानी किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, उसमें मुक्त हो रहा था, इसमें ग्रहण करते हैं, यह हाइड्रोजन की वृद्धि हो अपचयन कहलाता है। ठीक है। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, यानी ग्रहण किए जाएं। यानी हाइड्रोजन की मात्रा बढ़े, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो अपचयन, और हाइड्रोजन की मात्रा घटे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े तो ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत भूरी हो जाती है। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो Cu अलग हो गया, H2O अलग हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आपका वहां पर अपचयन की अपक्रिया हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है रेडॉक्स। रेडॉक्स देखो, रेडॉक्स को आप लिखते हो रेड ऑक्स रिएक्शन। तो रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं एक साथ हो जाएं। वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों की क्रियाएं एक साथ होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे लेड ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर लेड और जल प्राप्त होता है। PbO में आपने हाइड्रोजन गैस मिला दी तो आपका Pb लेड बन गया और H2O मिलकर आपका H2O हो गया। तो इस प्रकार से आपका रेडॉक्स रिएक्शन आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं अपघटन अपक्रिया की, लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपघटन अपक्रिया। यानी इस प्रकार की अपक्रिया में एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणु में टूट जाता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती हैं। यानी कोई एक बड़ा यौगिक है, वो एक या दो से अधिक यौगिक में टूट जाए। जैसे बड़े पत्थर को आप छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दें तो आपने क्या कर दिया, अपघटन कर दिया, वियोजित कर दिया। ठीक है। ये तीन प्रकार की होती हैं। प्रकाश अपघटन, यानी प्रकाश के द्वारा जो अपघटन होता है प्रकाश अपघटन कहलाता है। ऊष्मीय अपघटन, यानी ऊष्मा, किसी चीज को गर्म कर दें हम और गर्म करने पर वो अपघटित हो जाए तो आपकी ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन, यानी किसी यौगिक में विद्युत प्रवाहित कर दें, उसके थ्रू जो उसमें अपघटन होगा वो विद्युत अपघटन कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए बने रहे SBS सॉल्यूशन के साथ। और आपको जो भी टॉपिक आपको हाई स्कूल, इंटर, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बता दें, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।